एसएससी, रेलवे के एग्जाम्स के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिक कोर्स लेके आए हैं, जिसमें कि हम आपको कराने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम यहाँ कराने वाले हैं आपको पॉलिटी, पहले नंबर पर। सेकंड रहेगा आपका हिस्ट्री, और तीसरा रहेगा जियोग्राफी। अब हिस्ट्री में आपके तीनों पोर्शन रहेंगे इसमें। एंशियंट भी रहेगा, मिडाइवल भी रहेगा, एंड मॉडर्न भी रहेगा। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम पॉलिटी, संविधान। और इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आप जान लीजिए, ठीक है। ये कंप्लीट पाठ्यक्रम पर जो हम लॉन्च कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये किन स्टूडेंट्स के लिए है? वे स्टूडेंट जो किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी वनडे एग्जाम, जैसे कि एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, दिल्ली पुलिस, और स्टेट का कोई भी एग्जाम, जो चाहे वो यूपी पुलिस का हो या वॉट एवर, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि आप किसी भी स्टेट पीएससी के प्री तक के एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं हमारे सेशन से, मतलब जो कंप्लीट कोर्स हम कराएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने पॉलिटी मैंने कंप्लीट करा दिया आपको, ठीक है। अगर पॉलिटी कंप्लीट कराने के बाद आप उसके क्वेश्चंस लगाइएगा, चाहे वो सीजीएल के प्रीवियस क्वेश्चन हो, सीएचएसएल के हो, या फिर कोई भी रेलवे का एग्जाम। अभी फिलहाल में रेलवे के एग्जाम रेगुलर हो गए हैं, तो आप इसके लिए भी इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। रेलवे का चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, कोई भी ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, या फिर ग्रुप डी का एग्जाम हो, इसका एएलपी या टेक्नीशियन का एग्जाम हो, कोई भी जूनियर इंजीनियर या सीनियर सेक्शन इंजीनियर का एग्जाम हो। कुल मिला के एसएससी और रेलवे के लिए तो आपको ये रामबाण इलाज, ठीक है। कौन सा इलाज है? रामबाण इलाज है आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा बेनिफिट और किसमें है? जैसे कि मैंने बताया, जैसे ही आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाए, या फिर इसका कोई भी पहला चैप्टर, जैसे कि पहला चैप्टर रहेगा हमारा इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का परिचय, या फिर हम इसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली अभी तो ये आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन फिर भी मैं छोटा सा आपको ब्रीफ दे रहा हूँ इसमें। ब्रीफ इन द सेंस, आपने पढ़ा होगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया। वहां से इस तरह के एक्ट जो होते हैं ना, ये कंप्लीट होंगे इस वाले चैप्टर में। और ये जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो आप कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा और उन क्वेश्चंस को लगाइएगा। यकीन मानिए, 5 में से आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही ही होंगे। अब 5 में से 5 क्यों नहीं? क्योंकि भाई थोड़ी बहुत मेहनत तो आप भी करोगे, नहीं करोगे, या फिर सारा कुछ ही टीचर के ऊपर डाल दोगे? तो इसीलिए यहाँ से स्टडी तो करनी करनी है आपको। इसके अलावा उस चैप्टर में थोड़ी सी सेल्फ स्टडी भी करनी है। सेल्फ स्टडी मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई नया क्वेश्चन देख लिया, तो उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग थ्योरी आपको एक्स्ट्रा तैयार करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा इसमें। पहले पॉलिटी रहेगा, फिर हिस्ट्री रहेगा, फिर ज्योग्राफी रहेगा, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने का सबसे बड़ा दूसरा फायदा क्या है आपका हमारे साथ? इस पर अभी तक जितने भी हम कोर्स कराएंगे, ठीक है,
कोर्स से पहले आपको मैं बताऊं, जब तक छात्र अपनी प्रिपरेशन स्टेज में होता है तो उसका सबसे बड़ा हेडेक जो होता है ना, वो हेडेक होता है जीएस पोर्शन और एक जीके पोर्शन। ठीक है, जीएस मतलब जनरल स्टडीज, और जीके मतलब जनरल नॉलेज। ठीक है, सबसे बड़ा हेडेक ये होता है, स्टूडेंट रीजनिंग कर लेगा आसानी से, 30 में से 30, 50 में से 50, 40 में से 40 या फिर 40 में से 38 आराम से कर सकता है बंदा। मैथमेटिक्स कर लेगा, 50 में से 50 भी लोग करते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी कर लेगा, इंग्लिश भी कर लेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो सरदर्द है ना, वो सरदर्द क्या है, वो है जीएस और जीके पोर्शन। ठीक है, जिसमें कि पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड मैनी अदर सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो इनका रामबाण इलाज क्या है? वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको इनके रिगार्डिंग, लोगों ने 35-35, 40-40 घंटे की क्लासेस डाल रखी हैं, लेकिन इतना पढ़ना ही क्यों है हमें, जब हमारा थोड़ा सा पढ़ने से ही काम चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने कोर्स डिजाइन किया आप लोगों के लिए, सबसे पहले आप पॉलिटी की बात करेंगे, आप सीक्वेंस में तो हम ये कराएंगे आपको, पहले पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, और थर्ड नंबर पर रहेगा हमारे यहाँ पे जियोग्राफी। उसके बाद जैसे जैसे आप लोगों का प्यार मिलेगा और आप लोगों की नीड के अकॉर्डिंग हम कोर्स को आगे डिजाइन करेंगे। ठीक है, इस पर पहले हमने करंट अफेयर के कुछ सेशंस लिए हैं, बीच में ब्रेक करने पड़े कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन अब पूरी तरह से पॉलिटी तो सबसे पहले कंप्लीट होगा ही होगा। उसके बाद में जैसे ही टाइम सेट होता है, हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी होगा, और आगे आपकी नीड के अकॉर्डिंग हम आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी है हम सबसे पहले करने वाले हैं इसमें, और पॉलिटी करने के बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपका, तकरीबन इसमें आप यकीन आप मानिए 30 to 35 क्लास लगेंगी, 30 to 35 क्लास लगेंगी इसमें। मैं सारे डाउट आपके पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि क्लास में आपको डाउट्स आते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में कोर्स खत्म होगा, कौन सा एग्जाम ऐसे टारगेट हो सकता है, ब्ला 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 लाइक। ठीक है, तो 30 से 35 क्लास में आपका ये खत्म हो जाएगा, और जैसे ही 30 से 35 क्लास आपका खत्म हो जाए, टाइम समथिंग मान के चलिए 1.5 से 2 महीने का टाइम लेंगे हम इसको खत्म करने में। ऑल्टरनेट डे पे डालेंगे, मतलब कि हर तीसरे दूसरे दिन एक क्लास डालेंगे इसमें। तो ऑल्टरनेटिवली हम लेंगे। ठीक है, 30 से 35 क्लास लगेंगी इसको कंप्लीट होने में, और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप कहीं से भी पीवाई की उठाइएगा, या फिर हम इसी चैनल पर अपने पाठ्यम पर ही आपकी नीड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कराएंगे, वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से कोर्स डिजाइन किया जाए। ठीक है, तो बता दिए कौन कौन से एग्जाम्स टारगेट होंगे। इंट्रोडक्शन इतना लंबा क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को पहली क्लास में पता चल जाए कि यहाँ पर हम लोग क्या कराने वाले। ठीक है ना, आपको बता दिया कोई भी वनडे एग्जाम है वो टारगेट कर सकते हैं आप इससे। ठीक है, उसके अलावा कितना टाइम लगेगा, 30 से 35 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिन बच्चों को मोस्ट इम्पोर्टेंट जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ने से इशू होता है, तो उनके हिंदी में रिटन नोट्स अवेलेबल है। कुछ भी लिखना है, नहीं लिखना है, कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सब कुछ अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको क्लास लेनी है और उसको रीड करना है। लेकिन मेरी आपसे एडवाइस ये रहेगी कि सबसे फर्स्ट कैटेगरी में जो स्टूडेंट रहते हैं, इनको प्रॉब्लम होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ भी लिखना नहीं चाहते, उनको सिर्फ ओरली सुन लें, पढ़ लें, या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में ले लें, या पीडीएफ को अपने फोन में स्टोर कर करके ग्रंथ बना लें। लेकिन वो वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मेंटल स्टेट है अपना, क्योंकि वो यूज ही नहीं करता, वो ओपन ही नहीं करता सेकंड दोबारा से कभी उस पीडीएफ को। तो आप पीडीएफ तो आपको मिलेगी, लेकिन मेरी एडवाइस ये रहेगी आपके लिए कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद में या तो रिवीजन रेगुलर कर लें आप, या फिर अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं।
हैंड रिटन नोट्स बनाए, या फिर इसकी एक पीडीएफ निकलवा लेना। जैसे पीडीएफ में 2 पेज होते हैं आपके, एक ये हो जाएगा और एक 2 पेज का आगे पीछे वाला। इस वाले पेज पे आपकी पीडीएफ कॉपी हो जाएगी, दूसरे पेज को खाली छोड़ देना। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, किसके लिए? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से भी मिलती है उस टॉपिक से रिगार्डिंग, तो आप उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसके लिए ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा और सारी आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएंगी, आप रिवाइज भी कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना नहीं पड़ेगा उसमें, सारा मैंने नोट डाउन कर रखा है, टाइप कर रखा है इसमें, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो तो चलिए, काफ़ी देर बातें हो गई, ये इंट्रोडक्शन था सारा इसका, हम कैसे करेंगे। अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान का परिचय, मतलब संविधान में हम कैसे क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पॉलिटी में, ठीक है, पॉलिटी, पॉलिटी में सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्या रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब इसको ऐसे समझिए, भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ, हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्या संविधान के बिना हमारा देश चल नहीं सकता था, और संविधान एक्चुअल में है क्या। ठीक है, दूसरा चैप्टर रहेगा हमारा इसमें दूसरा चैप्टर रहेगा हमारा इसमें दूसरा चैप्टर रहेगा हमारा इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कि संविधान सभा। इस संविधान को बनाने में कौन कौन लगा था, कौन कितने मेंबर्स थे, क्या और किसने क्या क्या योगदान दिया था, तो इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से बोल देते हैं। तो दूसरा चैप्टर हमारा ये रहेगा इसमें। ठीक है, तीसरा रहेगा इसमें फॉरेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉरेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा रहेगा इसमें इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट, इसको ऐसे समझिए जैसे कि फॉरेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम, हमारे संविधान में, हमारा संविधान जो है हमारी खुद की देन नहीं है, ये पूरी दुनिया से अलग अलग देशों के संविधान से थोड़ा थोड़ा गागर में सागर समझ लीजिए आप एक तरह से। ठीक है, एक एक बूंद कहीं से उठाया और एक गागर में भर दिया तो सागर बन गया एक तरह से, हमारे लिए समझने के तौर पर समझिए इसको, कि अलग अलग देशों से थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके हमने एक संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और वही हमारे देश का संविधान बन गया इस तरह से। और कौन कौन से देशों में क्या क्या लिया है ये इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, सेकंड इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। मान अभी समझिए इस बात को ऐसे कि वर्तमान में हमारे पास कितने हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या हमेशा से ऐसा ही था, या पहले कुछ और राज्य थे, जब कौन संविधान बना होगा उस समय क्या था, तो इसमें हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, पांचवा हो जाएगा, आपने प्रेम्बल पढ़ा होगा, प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको ये समझिए जैसे कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें एक वर्ड रहते हैं अलग अलग टिपिकल टाइप के, जिन्हें समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि धर्मनिरपेक्ष हो गया, सेकुलर, इंटीग्रिटी हो गया, अखंडता, इंडिपेंडेंस हो गया, स्वतंत्रता, रिपब्लिक हो गया जैसे गणतंत्र है हमारा, इसके बाद में सोशलिस्ट हो गया। इन वर्ड को बाय डेफिनेट फॉर्म में, मतलब डेफिनेशन के फॉर्म में, परिभाषा के फॉर्म में हम एक एक वर्ड के बारे में जानेंगे, और पूरी प्रस्तावना को वर्ड टू वर्ड हम देखेंगे, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। छठवें पे हो जाएगा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे क्वेश्चन तो सभी से बनते हैं लेकिन ये हमारा अनुसूचियां, स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान की अनुसूचियां। अब अनुसूचियां क्या है हमारी, अब ये समझ लीजिए हमारे पास जो वर्तमान में हमारा संविधान है उसमें तकरीबन 22 से 25 भाग हैं, छोटे बड़े सभी भाग को मिला के। उन सभी पार्ट्स में जिन विषयों को नहीं रखा जा सका है, उन विषयों को कहाँ रखा गया, हमारा इन अनुसूचियों में रखा गया, अलग से सेक्शन बना के। ठीक है,
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए समवर्ती सूची हो गई, ठीक है। सेकेंडली हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, जो हमारी आधिकारिक भाषा है उनको अलग 8वीं अनुसूची में जैसे रखा गया है, ठीक है। इस तरह से अनुसूचियों में कुछ अलग अलग ऐसे सब्जेक्ट डाले गए हैं जो कि हमारे किसी भी भाग में नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास संविधान का आता है अगला पार्ट वन, जिसको हम भाग एक के नाम से जानते हैं, पार्ट वन, जो कि आर्टिकल 1 to 4, ठीक है। इसके बाद में 8वां चैप्टर जो रहेगा इसमें हमारे पास पार्ट टू, जो कि आर्टिकल रहेगा हमारा 5 to 11, ठीक है। अगला रहेगा इसमें हमारे पास पार्ट 3, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास आर्टिकल 12 to 35, जिसको हम बोल देते हैं मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है। 9, 10वां रहेगा इसमें पार्ट 4, जिसमें कि आर्टिकल रहेंगे हमारे पास 36 to 51, ठीक है, 36 to 51। 11वां चैप्टर रहेगा हमारे पास इसमें पार्ट 5, सॉरी, पार्ट 5 से पहले हम देखेंगे इसमें पार्ट 4A या आर्टिकल 51A, ठीक है। पार्ट 5, जिसको हम द यूनियन के नाम से भी जानते हैं, मतलब केंद्र, सेंटर के नाम से, जो कि आर्टिकल रहेगा इसमें हमारा 52 to 151 तक, ठीक है। 12वां चैप्टर रहेगा पार्ट 6, हम स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं इसको हम, जिसमें आर्टिकल रहेगा हमारे पास 152 से लेके 237 तक, ठीक है। इसके बाद में 13 चैप्टर रहेगा हमारे पास पार्ट 7, जो कि हमारे संविधान का अब हिस्सा नहीं है। इसमें आर्टिकल 238, एक ही आर्टिकल है 238, ठीक है, जो कि हमारे संविधान का वर्तमान में हिस्सा नहीं है। अगला रहेगा हमारे पास जो चैप्टर 14 रहेगा पार्ट 8, जो कि रहेगा आर्टिकल 239 से लेके 242 तक, ठीक है। इसके बाद में चैप्टर रहेगा 15 हमारा, इसमें क्या रहेगा पार्ट 9, जिसमें आर्टिकल 243 रहेगा हमारा, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 16 में रहेगा, मतलब हमारा 16वां चैप्टर पार्ट 10, जिसमें कि आर्टिकल 244 रहेगा हमारा। कौन सा रहेगा? आर्टिकल 244। ये आप नोट कर लीजिएगा, जो अलग अलग बता रहा हूँ, ये वाली राइटिंग आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रही होगी, अपनी राइटिंग में आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी हमसे आर्टिकल सीक्वेंस में हमें याद रहनी चाहिए, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है। 17वां चैप्टर रहेगा हमारा इसमें पार्ट 11 and 12, इसको एक साथ करेंगे हम, पार्ट 11 और 12 को, ठीक है। इसमें रहेगा आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 300 तक, ठीक है। इसके बाद में 18वां चैप्टर रहेगा इसमें पार्ट 13, मतलब भाग 13, इसमें रहेगा आर्टिकल 301 से लेके 307 तक, ठीक है। इसके बाद में रहेगा हमारे पास 19वां चैप्टर, 19वां चैप्टर में आएगा हमारे पास भाग 14, पार्ट 14, पार्ट 14, जो कि हमारा रहेगा आर्टिकल 308 से लेके 300 308 से लेके 323 तक, ठीक है। इसके बाद में हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 19 के बाद में 20वां, ठीक है, जिसमें कि पार्ट रहेगा हमारे पास 15, आर्टिकल 324 से लेके 329। इसे आएगा फिर आएगा चैप्टर 21, जो कि पार्ट 16 में हम पढ़ेंगे इसको, आर्टिकल 330 से लेके 342, ठीक है। फिर आएगा चैप्टर 22, चैप्टर 22 में पार्ट 17, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, पार्ट 17, जो कि आर्टिकल हमारा आएगा तकरीबन 343 से लेके 351। फिर आएगा चैप्टर नंबर 23, पार्ट 18,
आर्टिकल 352 से 360, पार्ट 24, मतलब चैप्टर 24 चैप्टर रहेगा इसमें। पार्ट 19 आर्टिकल 361 से लेके 367 तक रहेगा। फिर रहेगा इसमें पार्ट 25 नंबर चैप्टर रहेगा, जो कि पार्ट 20 आर्टिकल 368। ठीक है, इसी तरह से इसमें पार्ट 21 और 22 भी रहेंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरह से पूरा इंट्रोडक्शन है ये क्लास का, और इसी फॉर्मेट में हम पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट से इसका पहला चैप्टर देखते हैं। हम स्टार्ट जो कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट देखेंगे हम। मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा सा स्टार्टिंग देखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, अब 31 दिसंबर सन 1600 एडी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब स्थापना कैसे हुई थी कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया था। क्यों? क्योंकि इनको ईस्ट और साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया और भारत के अंदर व्यापार करने के लिए बनाया गया। ठीक है, जिस टाइम पे ये कंपनी बनी थी उस टाइम पे ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, और मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि भारत में कौन सा किसका शासन चल रहा था। तो उस टाइम पे मुगल्स का शासन था हमारे भारत में, जिस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 एडी के टाइम पर। और उस टाइम पे ब्रिटेन की महारानी कौन थी? वो थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, और सबसे पहला बंदा जो ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया में आया था वो कौन था? 1608 में कैप्टन हॉकिंस थे, जो भारत आए थे। और उस टाइम पर मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह था जहांगीर था उस टाइम पे। ठीक है, और पहली फैक्ट्री इन्होंने अपनी कहाँ लगाई थी भारत के अंदर? वो सूरत में लगाई थी सन 1613 में। पहली फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने सन 1613 में सूरत के अंदर में। ठीक है, अब जो क्वीन एलिजाबेथ थी जिन्होंने ये कंपनी बनाई थी, तो उन्होंने 15 सालों के लिए, कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए इनको राइट्स दिए थे कि वो भारत में एक मर्चेंट एडवेंचर नाम की कंपनी से, मर्चेंट एडवेंचर नाम से शासन व्यापार कर सकते हैं। शासन नहीं, सॉरी, व्यापार कर सकते हैं। 15 सालों के लिए राइट्स दिए थे। ठीक है, तो फिर ये ब्रिटिश आए, यहाँ पर इन्होंने अपना व्यापार चालू कर दिया। और ये जो व्यापार इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, कहाँ पर स्टार्ट किया था? 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी उस टाइम पे। जैसे एक बंगाल हो गया, ठीक है, एक मद्रास हो गया, एक बॉम्बे हो गया। ठीक है, आप रफली मैप से ये समझ लीजिए। रफली मैप बना दे रहा हूँ जरा मैं, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये समझ लीजिए। ठीक है, ये भारत का थोड़ा नक्शा सही नहीं बना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पोर्शन बॉम्बे पड़ जाता है। ठीक है, ये मद्रास वाला पोर्शन हो जाता है, और यहाँ पर तकरीबन ये बंगाल वाला पोर्शन हो जाता है। बंगाल वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसी में इन्होंने अपना व्यापार चालू किया था। ठीक है, अब ईच प्रेसिडेंसी, मतलब कि इस प्रेसिडेंसी में इन्होंने कुछ मेंबर्स भी रखे होंगे जो इसको वर्क कर रहे होंगे, चला रहे होंगे। तो उसमें प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक तो गवर्नर हुआ करता था उस टाइम पे। ठीक है, एक गवर्नर, एक डेप्यूटी गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, और बाकी 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब मान लो एक कंपनी को रन करने के लिए एक गवर्नर हेड चाहिए, उसके बाद में एक डेप्यूटी गवर्नर चाहिए, और एक मतलब 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उसके बाद में। ठीक है, अब भारत के संवैधानिक विकास में जो कंपनी का रूल था, ये 2 फेजेस में काम किया। कब से कब तक? जब से ये लोग आए, भारत में शासन किया या व्यापार किया, वॉटेवर जो भी है, और देश की आज़ादी तक 2 फेज में ये वर्क करता है। अब वो वर्क कैसे करता है? सबसे पहला फेज रहता है कंपनी रूल, जिसको हम कंपनी रूल के नाम से जानते हैं। कंपनी रूल के नाम से जानते हैं। सेकंड हमारे पास ये क्राउन रूल के नाम से जानते हैं। कंपनी रूल और क्राउन रूल में फर्क क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जैसे कि ये देखा आपने, जैसे यहाँ पे कि आपको कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी पीडीएफ बनाई गई है,
तो चाहो तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स में ले सकते हो, या फिर इसको पीडीएफ निकलवा लेना, और ना भी निकलवाना चाहो तो सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लो और पीडीएफ को गो थ्रू कर लो, 2-3 बार इनफ रहेगा, आपके दिमाग में ये चीजें छप जाने वाली हैं, मैं श्योर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एंड दोबारा से टॉपिक पर आते हैं, कंपनी रूल और क्राउन रूल, ठीक है। कंपनी रूल क्राउन रूल में क्या था, जैसे कंपनी का शासन, मतलब जो भी व्यापार था उस टाइम पे, जो कंपनी थी प्राइवेट, एक तरह से ही समझ सकते हो, प्राइवेट समझ लो आप एक मिनट के लिए, कि उनके हाथों में था कि यहाँ पर व्यापार क्या करना है, कितने एरिया में करना है, कर कितना लेना है, मतलब कि कितना टैक्स लगाना है, कितना टैक्स पे करना है किसी भी राजा को, ये सारा कंपनी के हैंडओवर में था उस टाइम पे, ठीक है। सेकेंडली जो तो हमारा था क्राउन रूल, क्राउन रूल में था ये सारी की सारी चीजें कौन देख रहा था, ब्रिटेन से बैठकर जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, वो मॉनिटर कर रही थी, तो उसके अंडर, उनके अंडर में आ गया सारा कुछ, भाई उनके अंडर होगा, उनके हुक्म के बिना कुछ नहीं होगा, आप ये समझ लीजिए एक तरह से, ठीक है। तो कंपनी का जो शासन है कब से कब तक चला, सन 1773 से लेकर सन 1857 तक चला। इसके बाद में क्राउन रूल आ गया, मतलब क्वीन का रूल आ गया सीधा डायरेक्टली, जो कि 1858 से 1947 तक चला, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी बन जाता है कभी कभी कि कंपनी रूल का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है, 1773 से लेकर 1857 तक है, और जो क्राउन रूल है उसका टाइम पीरियड क्या है, जो 1858 से लेकर 1947 तक का रहता है, 1947 तक का, जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक। तो कंपनी रूल के बारे में यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना कंपनी रूल, 1773 से लेके तकरीबन 1857, ठीक है। अब आपने एक्ट्स पढ़े होंगे कुछ, एक्ट के अंदर जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, फिट्स इंडिया एक्ट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, तो उसी में जो सबसे पहला एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत फेमस है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अब इस एक्ट के जरिए भारत के संवैधानिक विकास में क्या परिवर्तन आया और इसकी नीड ही क्यों पड़ी, ये देखते हैं। वैसे हिंदी में लिख रखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी आप गो थ्रू करिए। इसने भारत में ब्रिटिश शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान की नींव रखी, मतलब इस एक्ट के जरिए जो कुछ भी हो जाना था भारत में, वो पहली बार लिखित फॉर्म में, रिटन फॉर्म में एज ए संविधान की तरह रखा गया कि भाई सारी चीजें इस तरह से वर्क करने वाली हैं, इनके अकॉर्डिंग सजा मिलेगी, इनके अकॉर्डिंग कानून के प्रावधान बनाए गए, जहां जहां इस इन ब्रिटिश का राज था, उन्होंने वहां पे अपना शासन चलाया था। एक और बात मैं बताना भूल गया बीच में इसमें, कि 1600 में कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, 1773 में डायरेक्टली रेगुलेटिंग एक्ट पे आ गई, ये पूरा हम मॉडर्न हिस्ट्री से पॉलिटी में हम घुस गए। इसका बीच का पोर्शन जब हम हिस्ट्री में हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, मॉडर्न हिस्ट्री या मिडाइवल हिस्ट्री के बाद में मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, तो वहां पर डिटेल में जानेंगे इन चीजों को, डेप्थ में ले जाके डायरेक्टली मैं ले आया हूँ वहां पे आपको, ठीक है। तो लिखित संविधान की नींव रखी है। बंगाल के गवर्नर जनरल, जो बंगाल में वहां उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करता था, उस गवर्नर जनरल को, बंगाल का गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पदनाम दे दिया गया, ठीक है। बंगाल में एक गवर्नर का पद हुआ करता था, उसको डायरेक्टली इन्होंने किससे बदल दिया, गवर्नर जनरल के पद से बदल दिया, ठीक है। और प्रथम फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग। ये इकलौते ऐसे वॉइस और ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन पर कि अब तक, मतलब जब तक रहे थे कंपनी ब्रिटिश का रूल रहा था, कि इम्पीचमेंट लगा था, मतलब इनके ऊपर अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करने के एवज में इम्पीच किया गया था, इनको इनके पद से हटाया गया था, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग इस एक्ट के तहत सन 1774 में, ये पॉइंट्स में, 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है। इस सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस थे और कितने सब जजेस थे, मतलब जो डेप्यूटी जजेस होते हैं, इस तरह से समझ सकते हो आप। एक तो चीफ जस्टिस हुआ करते थे इसमें, ठीक है, जिनका नाम था लॉर्ड एलिजा एम्पे, जो पहली बार जब बना था ये, ठीक है। और 3 अदर जज हुआ करते थे, जिनको हम एक्चुअली डेप्यूटी जज भी यहाँ कह सकते हैं एक तरह से। लॉर्ड जॉन हाइड, ठीक है, स्टेफन कैशियर लेमैत्रे, इसके बाद लॉर्ड रॉबर्ट चैम्बर, ये 3 जजेस थे, अदर जजेस हम इनको बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली क्या बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कोलकाता में किस सन में हुई थी, सन 1774 में, ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछेगा, लेकिन आप समझने के लिए क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है। पहली बार जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो पहला
सीजीआई कौन था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता के अंदर में, तो कौन था? लॉर्ड एलिजाबेथ। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब सेकेंडली आएगा इसमें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस समय पर कंपनी के राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल और वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल कार्यों को अलग कर दिया गया, मतलब सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। राजनीतिक और वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल और पॉलिटिकल जो भी वर्क थे, जैसे पॉलिटिकल वर्क कि शासन कैसे चलाना है वो सारा वर्क हो गया, और वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल की भैया रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया वहाँ पे, ठीक है। राजनीतिक मामलों की मतलब पॉलिटिकल जितने भी वर्क थे वहाँ पे, उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की स्थापना की गई, ठीक है, या गठन किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और द्वैध शासन स्टार्ट किया गया। द्वैध शासन मतलब डायर की, ये समझ लीजिए आप, एक तरह से डायकी की स्थापना की गई या डायकी को स्टार्ट किया गया द्वैध शासन मतलब। अभी एक तरह से समझिए आप, प्रेजेंट से रिलेट करते हैं इस चीज को, ठीक है। प्रेजेंट से रिलेट कैसे करते हैं? हमारे देश में दो तरह से शासन काम करता है। एक तो सेंटर का होता है, सेंटर मतलब समझ लीजिए मोदी जी, ठीक है, मोदी जी। एक समझ लीजिए हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यूपी में, तो यहाँ योगी जी का शासन है, ठीक है। तो दो तरह से शासन हुआ नहीं हुआ, इसी को हम डायकी बोल देते हैं, द्वैध शासन बोलते हैं, कि सेंटर में हमारे पास मोदी जी का रूल चल रहा है, वो पूरे देश में एक समान चलेगा, ठीक है। इसके बाद में जो कि हमारे पास पीएम प्राइम मिनिस्टर है हमारे पास, और सेकेंडली हमारे पास स्टेट में अगर हम रह रहे हैं किसी में, तो योगी जी हो गए, उनका रूल चलने वाला है, इस तरह से समझिए। तो द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई इस टाइम पे, ठीक है। अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में टोटल कितने मेंबर थे, ये आप लोगों से पूछा जाता है, तो याद रखना है। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 मेंबर थे टोटल, ठीक है। अब इसमें पॉलिटिकल और कॉमर्शियल जो वर्क थे उनके दोनों को अलग कर दिया गया। इसके साथ ही एक और चीज थी इसमें, एग्जीक्यूटिव वर्क मतलब कार्यकारी, और जुडिशियल वर्क मतलब जो कि न्यायिक वर्क थे, उनको भी सेपरेट कर दिया गया अलग से, ठीक है। और एक और पॉइंट जो मैंने बताया था, वॉरेन हेस्टिंग वॉज impeached इन 1785 फॉर मिसयूज हिज पावर, मतलब कि वॉरेन हेस्टिंग इकलौते ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनको अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने के लिए इम्पीच किया गया था सन 1785 में। डायरेक्टली आपसे ईयर पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में किया गया था, सन 1785, ये याद रखना है, इसको आप स्टार करके मार्क कर लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। एक सेकेंड, स्टार करके आप इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में आता है इसमें 1786 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1786 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एज पर दिस एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द चीफ आर्मी ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। इसका मतलब क्या है, ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको ब्रिटिश आर्मी का सबसे चीफ आर्मी अधिकारी बना दिया गया, मतलब हेड, ये समझ लीजिए। और ये कौन था इस टाइम पे 1786 में? लॉर्ड कार्नावेल्स वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। इस टाइम पे 1786 में जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो लॉर्ड कार्नावेल्स था। अब लॉर्ड कार्नावेल से मैंने कुछ पॉइंट्स आपको पता रहने चाहिए, वो अगले एक्ट में मैंने डाले हैं, ठीक है। डाले के हैं एक्चुअली, रियल में ही है ये। तो अगला है 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईआईसी। ईआईसी मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, ये टर्म्स है यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को, मतलब उनके जो ट्रेड राइट थे उनको 20 सालों के लिए, अगले 20 वर्षों के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के जरिए ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडिंग राइट्स थे उनको 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, कि 1793 का चार्टर एक्ट था जिसके जरिए इसको बढ़ाया गया था, ठीक है। और 1793 में ही 21 अप्रैल सन 1793, ये डेट आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष का आज एक एक नागरिक जो कि अपनी छात्र अवस्था से गुजर रहा होता है, वो आईएएस और आईपीएस या फिर स्टेट पीसीएस का सपना जरूर देखता है कि भाई एक बार नीली बत्ती वाली गाड़ी चाहिए, उसके लिए तैयारी करता है। तो उसकी वो तैयारी कर सके, इस सर्विस का जो श्रेय जाता है कि भारतवर्ष के अंदर किसने शुरुआत की, तो वो थे हमारे लॉर्ड कार्नावेल्स। कौन थे? लॉर्ड कार्नावेल्स, ठीक है। इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी
कहा जाता है, ठीक है। अब इसी टाइम पर रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू पुलिस की भी स्थापना की गई। रेवेन्यू बोर्ड मतलब राजस्व को कलेक्ट करने वाला, ठीक है, या फिर राजस्व की देख रेख रखने वाला एक विभाग, ये समझ लीजिए रेवेन्यू बोर्ड। और रेवेन्यू पुलिस जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला है, ठीक है, कि भैया कितना इस राज्य से इतना आया है, तो उसको कलेक्ट कौन करेगा, लेके कौन आएगा, वो रेवेन्यू पुलिस उसका नाम ले दिया गया है, ठीक, रख दिया गया है। तो उसका भी फॉर्मेशन लॉर्ड कार्नवेल्स के टाइम पर ही हुआ था। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो इस एक्ट में है वो आपको दो चीजें याद रखनी है। ट्रेड मोनोपोली वॉज ईआईसी, मतलब जो ट्रेड मोनोपोली है वो किस एक्ट के जरिए 20 सालों के लिए एक्सटेंड की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, 1793 का चार्टर एक्ट हो जाएगा एक। एंड सेकेंडली जो था हमारे वो लॉर्ड कार्नवेल्स के टाइम पर ही आईसीएस की स्थापना हुई। आईसीएस मतलब हो जाएगा यहाँ पे, आईसीएस मतलब हो जाएगा यहाँ पे इंडियन सिविल सर्विसेज। क्या हो जाएगा, इंडियन सिविल सर्विसेज। इसकी स्थापना भी लॉर्ड कार्नवेल्स के टाइम पे ही की गई, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है, लॉर्ड कार्नवेल्स। चलो भाई अंग्रेजों, तुमने कुछ तो अच्छा किया, ठीक है। अगला था इसमें 1813 का चार्टर एक्ट। क्या था, 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम, ठीक है। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार मोनोपोली, मतलब इस एक्ट के जरिए भैया इन व्यापारियों का पतन स्टार्ट होगा, एक तरह से ये समझ सकते हैं आप, ठीक है। भारतीय व्यापार, भारतीय व्यापार के एकाधिकार मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ भैया दो ही चीज छोड़ी गई इन पे। ये एक तो चाय का व्यापार कर सकते थे, या फिर चाइना के साथ व्यापार कर सकते थे, मतलब चाय चाइना, चाय चाइना, आप याद रख सकते हो। 1813 के चार्टर एक्ट के जरिए इनको भैया जो व्यापार के खुले हाथ थे वो सारे बांध दिए गए। सिर्फ दो चीजें छोड़ी गई, या तो ये चाय का व्यापार कर सकते हैं जो हम चाय पीते हैं, या फिर ये चाइना के साथ व्यापार कर सकते हैं, चाइना के साथ, ठीक है। और भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए आवंटित करने का प्रावधान भी किया गया इसी एक्ट के जरिए, ठीक है। फिर इसके बाद में आता 1833 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट। अब इसके जरिए सबसे बड़ा चेंज जो आया था, जो आपको याद रखना है, ठीक है, वो ये है, बंगाल के गवर्नर जनरल को, किसको, बंगाल के गवर्नर जनरल। जैसे आपने 1773 एक्ट से पढ़ा था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, 1773 के एक्ट से बना था वो। वॉरेन हेस्टिंग्स थे उस टाइम पे पहले लास्ट गवर्नर भी भारत बंगाल के, और पहले गवर्नर जनरल भी बंगाल के, ठीक है। अब इस एक्ट के जरिए क्या हुआ, क्या चेंज आया सन 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए, कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल, कहाँ का, पूरे भारतवर्ष का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है भैया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये समझिए इसमें प्रथम भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन सकता है वैसे। ये सारा पोर्शन हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी कवर करेंगे विद इन डिटेल के साथ में, जब भी हम वो करेंगे पॉलिटी खत्म होने के बाद। लेकिन फिर भी आप ब्रीफ में समझ लीजिए कि बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था, ठीक है। तो 1773 एक्ट में मैंने बताया था आपको, ये देखिए यहाँ समझिए, इस चीज को मैं थोड़ा सा लेके आ रहा हूँ पीछे। 1770 का रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, तो मैं दोबारा से फोर्स डाल रहा हूँ, इस टॉपिक का पार्ट नहीं है फिर भी, ठीक है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। क्वेश्चन ये बनेगा कि बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था, लॉर्ड, कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये भी रहेगा आंसर इसका, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, मतलब प्रथम और लास्ट, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पे आ जाइए। अब 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारतवर्ष का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उसमें प्रथम भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसको ऐसे बोल सकते हैं, बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। या फिर पूरे भारतवर्ष का गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो समझ में आया, ये कंफ्यूजन अब मत रखना आप, ठीक है। और बाकी मॉडर्न हिस्ट्री में इसको हम कवर करेंगे अच्छी तरह से। अब कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिए गए, और यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। मतलब कंपनी के जितने भी व्यापारिक अधिकार थे, जितने भी व्यापारिक मतलब ट्रेडिंग अधिकार इतने थे, वो सारे के सारे खत्म कर दिए गए, और एक तरह से अनप्योर्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी मतलब कि सारा गवर्नमेंट सरकारी रूप से काम होगा, जितना भी व्यापार होगा उस तरह से होगा, ठीक है। अब इसी टाइम पर इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बनाया गया।
इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, मतलब भारतवर्ष की जो आधिकारिक भाषा अंग्रेजी को बना दिया गया इस समय तक, ठीक है। इसमें ये किसने किया? ब्रिटिश ने किया था 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए। अगला हो जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या था? सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता, ठीक है। 1793 के एक्ट के जरिए लॉर्ड कार्नवेल्स ने आईसीएस की स्थापना तो कर दी, इंडियन सिविल सर्विस का पता उन्हें इसीलिए कहा जाता है, लेकिन ये पूरे भारतवर्ष में सभी के लिए ओपन नहीं थी, कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता था, कोई भी आईसीएस अधिकारी नहीं बन सकता था। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट के जरिए सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता, मतलब ओपन कंपटीशन की व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई। अब ये किसने की थी? मैकाले समिति ने 1854 में, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेचर वॉज सेपरेटेड फ्रॉम कंपनी, मतलब प्रशासनिक, जितने भी प्रशासनिक वर्ग थे और जितने भी लेजिस्लेचर मतलब विधायक वर्ग थे, उन सबको अलग कर दिया गया कंपनी से। जो कंपनी थी उससे बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया। टू मेक लॉ, मतलब कानून बनाने के लिए इन इंडिया, भारत में कानून बनाने के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद, आपने सुना अभी इस टाइम पे देखा होगा हमारे 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये आगे मैं बताऊंगा आपको जब हम द स्टेट पढ़ेंगे, मतलब पार्ट 6 में हम द स्टेट पढ़ेंगे तो वहां पे हम ये भी देखेंगे कि विधान परिषद और विधान सभा में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, अभी पूरे भारतवर्ष में 6 राज्यों में विधान परिषद और विधान सभा दोनों ही होती हैं, जिसमें कि हमारे पास एक उत्तर प्रदेश भी है जहाँ विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, ठीक है। तो कानून बनाने के लिए उस टाइम पर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद का गठन किया गया, ठीक है, विद 12 मेंबर्स, ठीक है, जिसमें कि हमारे 12 सदस्य थे। कितने? 12 सदस्य, ठीक है। द नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमने बनाए थे ना उसमें कि 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, किसमें? जो प्रेसिडेंसी थी उसमें 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक हमारे पास गवर्नर, दो एक डेप्यूटी गवर्नर, 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर प्रेसिडेंसी के लिए। उन 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कम करके 18 कर दिया गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या कर दिया गया? 18 कर दिया गया, ठीक। 1853 के चार्टर एक्ट। तो ये था अब तक का टोटल हमारा कंपनी रूल के बारे में। कंपनी रूल जो कि चला हमारा 1773 से लेके 1700, सॉरी, 1773 से लेके 1857 तक, ठीक है, 1857 तक, 1857 तक चला कंपनी रूल। इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्राउन रूल। महारानी विक्टोरिया का शासन पूरे भारतवर्ष में, जब कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो इनके बाद में इन्होंने जितना भी था अपने अंडर ले लिया और डायरेक्टली अपने यहाँ से ऑर्डर फॉर्म में चलाया इन्होंने पूरी ब्रिटिश को भारतवर्ष के अंदर में, ठीक है। तो क्राउन रूल के बारे में पढ़ेंगे अब इसमें, जो कि रहा हमारा 1857 से लेके 1947 तक, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पर थोड़ा सा पीछे 1857 तक ये था, ठीक है, 1857 से 1947 तक, ठीक है, 1857 से लेके 1857, ये एक सेकंड यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना आप लोग, एक सेकंड में थोड़ा सा करेक्शन करवा दे रहा हूँ, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये 57 नहीं 1858 रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। एक मिनट, थोड़ा इसको क्लियर ही कर दे रहे हैं अभी जस्ट, 1 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक है, सही से पूरा ही सही कर रहे हैं, 1 मिनट में हो जाएगा, बाद में आपको प्रिंट आउट में तब भी इशू नहीं रहेगा इसका, ठीक है। 1858 ये समझ लीजिए आप, 1858 से 1947, ठीक है। तो पहला था इसके अकॉर्डिंग जो एक्ट था 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 का, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोक्लेमेशन लेटर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, मतलब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, ये समझ लीजिए आप, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। विक्टोरिया वॉज डिक्लेयर ऑफ द क्वीन ऑफ इंडिया। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये बन सकता है किसी एग्जाम में कि किस घोषणा पत्र के जरिए क्वीन विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया है, रानी घोषित किया गया है? तो ये आप बोल सकते हैं प्रोक्लेमेशन लेटर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। अब 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। 1857 का एक विद्रोह हुआ था, ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में।
ठीक है, यहाँ इसके बारे में टच भी नहीं करना क्योंकि ये पॉलिटिक्स एक्ट है। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद में। मंगल पांडे का नाम सुना है आपने? उसी से रिलेटेड है कुछ चीजें। ठीक है, तो भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर इसी 1858 के भारत सरकार अधिनियम के थ्रू सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो इसमें ये है कि भारत के गवर्नर जनरल, अभी आपने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग बंगाल का गवर्नर को भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए हमारे पास कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब ऐसे ही यहाँ पे 1858 के भारत सरकार अधिनियम के जरिए भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वॉयसराय, क्या भारत का वॉयसराय का पदनाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया? भारत के वॉयसराय का पदनाम दे दिया गया। और प्रथम जो भारत के वॉयसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। ये आप लोगों को याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। ठीक, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ये कोर्ट नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट है ये भी थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये भी यहाँ पे बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का नया पद बनाया गया और 15 सदस्यों के साथ बनाया गया। ठीक है, ईआईसी वॉज क्लोज, मतलब ईआईसी मीन ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। इस टाइम तक ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी वॉज क्लोज। ठीक है, ऑन November 1 1858 वायसरॉय ऑफ लॉर्ड कैनिंग रीड क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन लेटर एट मिंटो पार्क इन इलाहाबाद। भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप रेड पेन से मार्क करके लिख लो या अपने दिमाग में छाप लो इसको, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन कई जगह बन चुका है। क्वेश्चन क्या बनेगा? जो क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन लेटर था उसको कहाँ पढ़ा गया था भारत के अंदर? तो ये पढ़ा गया था इस लेटर को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। कहाँ पर? एक सेकेंड, इलाहाबाद के मिंटो पार्क के अंदर इसको पढ़ा गया था। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है, इलाहाबाद के मिंटो पार्क के अंदर कब पढ़ा गया था? सन 1858 को। कब? सन 1858 को 1 नवंबर को पढ़ा गया था। ठीक है, किसके द्वारा पढ़ा गया था? ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। किसको पढ़ा गया था? क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन लेटर। ये आप लोगों को भाई ध्यान रखना अच्छी तरह से। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद में 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, वायसरॉय ऑफ इंडिया गॉट द पावर टू पास द ऑर्डिनेंस, मतलब अध्यादेश अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आपने अभी वर्तमान में कहीं अगर पढ़ा हो कि हमारे राष्ट्रपति के पास एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, ऑर्डिनेंस पास करने की, और स्टेट्स में राज्यपाल के पास होती है। ठीक है, अगर संसद या विधानसभा नहीं चल रही होती है, विधान परिषद या विधानसभा नहीं चल रही होती है, जैसे सेंटर में संसद और स्टेट में विधानसभा नहीं चल रही होती है, तो वहाँ स्टेट में राज्यपाल और आपका सेंटर में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। उसी तरह की पावर वॉइसरॉय ऑफ इंडिया को दी गई उस टाइम पर 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के जरिए। किसके जरिए? इंडियन काउंसिल एक्ट के जरिए। ठीक है, ये पावर दी गई। 1860 में आईपीसी। आईपीसी मीन्स आपने इसको ऐसे समझिए, आप आईपीसी को इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल इंडियन पीनल कोड्स। ठीक है, आप इसको इस तरह समझिए कि किसी जुर्म के लिए कौन सी सजा होनी है, इन्हीं आईपीसी के जरिए आज भी डिसाइड होता है। ये ध्यान रखना है, आईपीसी किसकी देन है? ब्रिटिश की देन है, और ये अभी तक चेंज नहीं हुआ है, सब इन्हीं के थ्रू चल रहा है। ठीक है, 1860 में आईपीसी एक्ट आया और 1861 के अंदर आईपीसी वॉज स्टार्टेड इन इंडिया, मतलब भारतवर्ष के अंदर आईपीसी को स्टार्ट किया गया। देख रहे हो, एक साल में। आज यहाँ पे एक कानून को पास कराने के लिए 5-5 10-10 साल लग जाते हैं, एग्जाम को पास करने के लिए उसका रिजल्ट आने में 5-5 10-10 साल लग जाते हैं।
उदाहरण के तौर पे आप यूपीएसएससी का कोई एग्जाम देख लीजिए, 10 वर्ष की योजना हो गया। अब यहाँ पे उस टाइम पे 1 साल में उन्होंने आईपीसी एक्ट किया, उसके बाद में लॉन्च भी कर दिया, ठीक है। इन 1860 में फर्स्ट इंडियन बजट इंट्रोड्यूस बाय जेम्स विल्सन, मतलब भारत में क्वेश्चन बन जाता है आपसे डायरेक्टली, इंपोर्टेंट भी है आपके लिए। 1860 में फर्स्ट इंडियन बजट, भारत का पहला भारतीय बजट, आजादी से पहले, आप डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, आजादी से पहले भारत का पहला बजट कब कब लॉन्च किया, कब पेश किया गया और किसने लॉन्च किया? ये आ कैसे नहीं रहा भाई, एक सेकेंड आएगा। फर्स्ट इंडियन बजट, ये जेम्स विल्सन ने लॉन्च किया या पेश किया, समझ सकते हो आप, जेम्स विल्सन ने 1860 में। और अगला है 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया, 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया, और 1862 में भारतवर्ष में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। अब 3 हाई कोर्ट ये कहाँ कहाँ पर, वही दोबारा से समझाते हैं आपको मैप के थ्रू। ठीक है, ये समझ लीजिए, ठीक है। एक तो मद्रास यहाँ पड़ता है, ये मद्रास, ठीक है। ये मुंबई, बॉम्बे, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पड़ता है हमारा ये कलकत्ता, वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, वर्तमान का कलकत्ता वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। ये समझिए आप इस चीज को, जो 3 हाई कोर्ट कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के अंदर में, ठीक है। अब इसी 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट के टाइम पर, जब तक ये कंप्लीट रहा, अगला एक्ट नहीं आ गया, तो फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, हमारे भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की स्थापना भी इसी पीरियड में होती है। कांग्रेस की स्थापना भी इसी पीरियड में होती है। कब होती है? इसकी जो फाउंडेशन डेट है आपको याद रखनी है, 28 दिसंबर सन 1885। 28 दिसंबर सन 1885, इतनी पूरी पार्टी का आज इतना बुरा हाल है। पॉलिटिकल नहीं जाएंगे, अपने को सिर्फ स्टडी करने का। 28 दिसंबर सन 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे, फाउंडर कौन थे, मतलब संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम के नाम से इनको जानते हैं, लेकिन इनका नाम पूरा है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। ये ध्यान रखना है। उस टाइम पे जो उसके पहले प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, वोमेश चंद्र बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी भी बोलते हैं उनको, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इंपोर्टेंट है, मार्क कर लो इसको भाई। कांग्रेस की स्थापना किस एक्ट के टाइम पर हुई थी? 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। अब 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, फर्स्ट टाइम इन इंडिया इलेक्शन प्रोसेस वाज स्टार्टेड। भारत में पहली बार चुनाव स्टार्ट हुए, इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इलेक्शन प्रोसेस का 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के जरिए। ये इंपोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि आज तो आप लोगों को चुनाव बहुत आम लगता होगा कि भाई वोट दे दो, ये नेता नहीं तो वो नेता जीत जाएगा। उस टाइम में बड़ा मुश्किल हुआ करता होगा, सोच के देखिए आप। एजुकेशन नहीं है, आज भी लिटरेसी रेट हमारा ज़्यादा नहीं है, तो उस टाइम पे कितना कम होगा, आप सोच के देखिए, लोगों को समझाना, ठीक है। तो इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब 1909 का उस टाइम पर ही मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म सुधार, ठीक है। इसने पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, मुसलमानों के लिए पहला निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की स्थापना शुरुआत की, जिससे सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप मिला। लॉर्ड मिल्टो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना था, लॉर्ड मिल्टो, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। अगला था इसमें 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, अगला था इसमें 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, प्रांतों में द्वैध शासन डाय की प्रणाली लागू की। जिन्हें प्रांत मतलब प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे इस टाइम पे, उनमें डायक की, द्वैध शासन की व्यवस्था स्टार्ट की गई। जो डायक स्टार्ट हुआ था, वहां स्टार्ट हुआ था जहां पर कि एग्जाम्पल समझिए, कि ब्रिटिश कहाँ पे आए थे? ब्रिटिश आए थे सबसे पहले बंगाल के अंदर, एग्जाम्पल दे लेना, बंगाल के अंदर में, ठीक है। बंगाल में उनके आने से पहले किसी का तो शासन रहा होगा, ठीक है। अब उसका शासन भी रहा है और ब्रिटिश भी अपना वहाँ शासन चला सके, तो इसको डायकी बोलते हैं। तो वहां पर लगाया गया था पहले, कि जहाँ पहले से ही ब्रिटिश का शासन था, ठीक है। लेकिन प्रांतों, प्रिंसली स्टेट्स में उन्होंने, प्रिंसली स्टेट्स में, कि जहाँ पर राजाओं का शासन था, प्रिंसली स्टेट का मतलब ये है एक तरह से, वहां पर भी
डायकी लागू की गई, द्वैध शासन लागू कर दिया गया। केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था, बायकैमरलिज्म बायकैमरलिज्म और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। महिलाओं को पहली बार मतदान करने का अधिकार मिला। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा कि महिलाओं को पहली बार वोट करने का अधिकार किससे मिला, मॉर्ले मिंटो से या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से। तो याद रखना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से 1919 में जो आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से, रिफॉर्म से महिलाओं को पहली बार वोट करने का अधिकार मिला और प्रांतों में डायकी लगाई गई और केंद्र में पहली बार द्विसदनीय बाइकैमरलिज्म और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, ध्यान रखना। और मुस्लिमों को अलग निर्वाचन मंडल की जो डिमांड हुई वो किस टाइम पे हुई थी, सन 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के जरिए, ठीक है। ओके, अब इसमें सबसे बड़ा और सबसे लास्ट का जो एक्ट है 1935 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। मैं इसमें जो आपको ये समझा रहा था, डायर की जो प्रांतों में है, जैसे प्रिंसली स्टेट्स, जैसे डायर की, इसकी जो डिटेल हम नॉलेज लेंगे या उसको डिटेल में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में, क्योंकि यहाँ इसको डिटेल में जानने का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक से बिल्कुल हट जाएंगे हम यहाँ। तो इसको पूरा विद इन डिटेल हम कहाँ देखेंगे, विद डिटेल देखेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। क्योंकि आप लोग कुछ ये ना सोचें कि मैंने बीच में ही कुछ एक दो पॉइंट बता के छोड़ दिया। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में इसको डिटेल में समझना मेरे से, तब तक के लिए आप सिर्फ पॉलिटी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो पहले कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये हमारे वर्तमान संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। जो इस टाइम हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान फॉलो कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है, तकरीबन कितना, 60 to 65%, कितना, 60 to 70% जो पार्ट है हमारा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। हमारे यहाँ वर्तमान संविधान का सबसे बड़ा सोर्स यही है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू की गई और केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया। मतलब मैं बता रहा था ना, जैसे कि सेंटर और स्टेट का फंडा जो है वो यहाँ से ही स्टार्ट हुआ इस तरह से, ठीक है। केंद्र में डायकी लगाई गई, द्वैध शासन स्टार्ट किया गया और प्रिंसली स्टेट्स में इसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई, ठीक है। एक संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को उसकी स्थापना की गई। मतलब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, अप्रैल 1935 में। ये सब भी डिटेल में हम पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स में, क्योंकि आरबीआई के बारे में इकोनॉमिक्स में जितनी बैंक वगैरह वहीं पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर अलग से छोटे छोटे सेशंस या शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। अगर आप जानना चाह रहे हैं तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। फेडरल कोर्ट और रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। एज पर दिस ऑल इंडिया यूनियन वॉज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। और जिस टाइम पर ये एक्ट आया था उस टाइम पर 10 अनुसूचियां थी। कितनी, हमारे संविधान में 10 अनुसूचियां थी, 14 भाग थे और 321 तकरीबन आर्टिकल थे। लेकिन जो वर्तमान में है वो अलग है। वर्तमान में 395 हमारे पास मूल संविधान में थे जब देश आज़ाद हुआ था। अब इस टाइम पे 448 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं, जो आर्टिकल्स हो चुके हैं। टोटल 22 से 25 भाग हैं, छोटे बड़े मिला के। और अनुसूची हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं इस टाइम पे वर्तमान में, ठीक है। एज पर द पावर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड प्रोविंस, ठीक है। जो शक्तियों का विभाजन था वो यूनियन, केंद्र और प्रोविंस के बीच में कर दिया गया। मतलब प्रिंसिपल प्रोविंस मतलब प्रांतीय क्षेत्र हुआ करते थे उस टाइम पे। उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, ठीक है। इस तरह से जैसे एमपी मध्य प्रदेश को हम सेंट्रल प्रोविंस बोलते थे, उस तरह से यूनाइटेड प्रोविंस और यूनियन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब केंद्र के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, मतलब बांट दिया गया शक्तियों को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज ट्रांसफर, और इसी एक्ट के जरिए 1935 के जरिए ही सुप्रीम कोर्ट को, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हमने की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए पे, कहाँ पे की थी, कलकत्ता के अंदर में की थी, जिसमें कि पहले हमारे पास सीजे चीफ जस्टिस थे लॉर्ड हाइड थे। उसको ट्रांसफर कर दिया गया दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। अब आपने कभी एक टर्म पढ़ा होगा कहीं, आपने थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स से पढ़ा है तो, सूचियां, जैसे समवर्ती सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, केंद्र सूची हो गया, ठीक है। अब आजादी से पहले भी ये सूचियां थी, लेकिन उनमें सब्जेक्ट अलग अलग थे, मतलब विषय कितने हैं,
किस सूची में, वो अलग अलग थे। अब वर्तमान में जानेंगे हम तो कॉन्करेंट लिस्ट जो हमारी समवर्ती सूची जो उसमें 100 सब्जेक्ट है तकरीबन, ठीक है। और जो हमारे पास राज्य सूची है उसमें 57 सब्जेक्ट हैं। और जो हमारी केंद्र सूची है उसमें 62 सब्जेक्ट हैं टोटल, ठीक है। 62 या 61, थोड़ा सही से याद नहीं है, दोनों में से एक होगा, ठीक है। उस टाइम पे भी सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो हमारे पास केंद्र सूची जो थी, यूनियन लिस्ट थी, 59 सब्जेक्ट थे, ठीक है, कितने 59 सब्जेक्ट थे, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास जो थी प्रोविंशियल लिस्ट, इसमें टोटल 54 सब्जेक्ट थे। एक प्रोविंशियल मतलब स्टेट को प्रोविंशियल लिस्ट बोलते हैं इस टाइम पर, राज्य सूची को राज्य सूची अब वर्तमान में बोल रहा है, उस टाइम पर हम प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय सूची बोलते थे उसे। तो उसमें 54 सब्जेक्ट थे। उसके बाद में कॉन्करेंट लिस्ट में तकरीबन 36 सब्जेक्ट थे, ठीक है, मतलब समवर्ती सूची में 36 सब्जेक्ट थे। तो ये था हमारे पास जितने भी एक्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह से हमारे पास धीरे धीरे संविधान का विकास यहाँ से हुआ। और सबसे ज्यादा योगदान है हमारे संविधान में, वो है हमारा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। अब जो लिस्ट में बता रहा था कि वर्तमान में हमारे पास केंद्र में जो यूनियन लिस्ट है उसमें 100 सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा जो राज्य सूची है उसमें तकरीबन 57 सब्जेक्ट हैं, 57 सब्जेक्ट हैं। और इसके अलावा जो 57 ये और जो केंद्र और जो हमारे पास जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में 61 या 62 सब्जेक्ट है तकरीबन। तो ये है। और आज़ादी से पहले जो सूचियाँ थी उसमें इतने सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये था आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन। पहली क्लास रही, कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके बाद सेकंड क्लास रहेगी हमारी, वो कौन सी रहेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगी। फिर उसके बाद में रेगुलर बेसिस में जो मैंने बताया क्लासेस उसी फॉर्मेट में रहेंगी। वीक में 2 या 3 क्लास लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, मैक्सिमम 4, उससे ऊपर 3 मैक्सिमम मान के चलिए, इतना तो रहना ही रहना है, ठीक है। मिनिमम सॉरी 3 तो रहना ही रहना है, उसके बाद ज़्यादा हो जाए तो बेटर है। कोशिश करेंगे जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन 1.5 से 2 महीने मान के चलिए पॉलिटी में लगने ही वाले हैं आपको। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसे, अगर सेशन आपको ठीक लग रहा है और आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिट है। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी वनडे एग्जाम आप ऐसे क्लियर कर सकते हैं। और किसी भी स्टेट पीएससी के फ्री के क्वेश्चन आपके इससे बनने वाले हैं। पहले आप एक बार कोर्स कंप्लीट तो करिए, पूरा कोर्स में जो पॉलिटी वाला चैप्टर है, पॉलिटी वाला सब्जेक्ट है, इसको कंप्लीट तो करिए, होने दीजिए मतलब इसको। उसके बाद आप क्वेश्चन लगा के देखिएगा प्रीवियस ईयर के, नहीं बने तो बताइएगा आप। और आप लोग अगर कहेंगे तो ये पूरा सा पूरा सब्जेक्ट खत्म होने के बाद इसके क्वेश्चंस हम पीआईक्यू ले लेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस भी देख लेंगे। इसी चैनल पर पाठ्यम पढ़िए आपके अपने पाठ्यम पर, या फिर बीच में अगर आप नीड पड़ेगी तो अलग से प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चंस इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो ये था आज का भाई। ये स्कैन करके इसको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर पीडीएफ आपको डायरेक्टली तो मैं दूंगा नहीं कहीं, तो डायरेक्टली आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी, टेलीग्राम के चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आपको डाउनलोड करना है विद एनोटेशन। एनोटेशन मतलब जो मैं इसमें अलग से पेन से लिख रहा हूँ ये, और बिल्कुल प्लेन वो भी मिलेगी आपको, जिसमें कोई भी मेरी हैंड राइटिंग में कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो भी रहेगी। दोनों पीडीएफ डाल देंगे, तो वहां से डाउनलोड करके आराम से स्टडी करिए, आगे बढ़िए, सिलेक्शन लीजिए और अपने परिवार में अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए भाई, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री श्याम, जय श्री राम भाई, सभी को थैंक यू। अगले सेशन में मुलाकात होती है आपसे। धन्यवाद।